नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको सुनाने जा रही हूँ इस्मत चुगताई जी की एक रचना। आज इस्मत चुगताई जी का जन्मदिन है। इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। अपने जीवन काल रचना काल में इन्होंने बहुत सी कहानियां उपन्यास लिखे। इनकी कहानियों पर फिल्में भी बनी और ये फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करती थी। इनकी जो सबसे चर्चित या विवादित कहानी कहीं वो थी लिहाफ, जो समलैंगिक रिश्तों पर लिखी गई थी। इस कहानी पर बाद में फिल्म भी बनी और वो भी चर्चित या कहें कि विवादित रही थी। 24 अक्टूबर 1991 को मुंबई में इनका देहांत हुआ। तो आज मैं इनकी जो रचना सुना रही हूँ वो एक तरह से कोई काल्पनिक रचना नहीं, एक इनकी आत्माभिव्यक्ति है, इनके विचार हैं। सुनिए, इसका शीर्षक है तो जाओ मर जाओ। जी हाँ, यही है शीर्षक, तो मर जाओ। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, उन्होंने फैसला किया। तो मर जाओ। जी तो चाहा कि कह दूं उसको, पर नहीं कह सकती। बहुत से रिश्ते हैं जिनका लिहाज करना ही पड़ता है। एक तो दुर्भाग्य से हम दोनों औरत जात हैं। ना जाने क्यों लोगों ने मुझे नारी जाति के समर्थक का सहायक समझ लिया है। शायद इसलिए कि मैं अपने भतीजों को भतीजों से ज्यादा ठोका करती हूँ। खुदा कसम, मैं किसी विशेष जाति की तरफदार नहीं हूँ। मेरी भतीजियां अपेक्षाकृत सीधी और भतीजे बड़े ही बदमाश हैं। ऐसी हालत में हर समझदार इंसान उन्हें सुधारने के लिए डांटते फटकारते ही रहते हैं। ये तो इंसानी फर्ज है, पर उन्हें ये कैसे समझाऊं? वे मुझे अपनी शुभचिंतक मान चुकी हैं, और वो लड़की जो किसी के बिना जिंदा न रह सकने की स्थिति को पहुंच चुकी हो, कुछ हठीली होती है। इसलिए मैं कुछ भी करूं, उसके प्रति अपनी सहानुभूति से इनकार नहीं कर सकती। अनचाहे या अनमने रूप में सही, मुझे उनके हितैषियों और शुभचिंतकों की पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा रहा, और बीमार होकर मुर्गी के शोरबे और अंगूर खाने के मौके मुझे बहुत ही कम मिल पाए। यही कारण था कि शायद कभी प्राणघातक किस्म का इश्क न हो सका। हमारे अब्बा जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतने वालों में से थे। हर बीमारी के समय से पहले रोकथाम कर दिया करते थे। बरसात आई और पानी उबालकर पीने को मिलने लगा। आसपास के सारे कुओं में दवाइयां पड़ गई। खोचे वालों के चालान करवाने शुरू कर दिए। हर चीज ढकी रही। बेचारी मक्खियां गुस्से से भनभनाया करती, क्या मजाल जो एक जर्रा मिल जाए। मलेरिया फैलने से पहले कुनैन हलक से उतार दी जाती और फोड़े फुंसियों से बचने के लिए चिरायता पिलाया जाता। इश्क मोहब्बत की रोकथाम के लिए ना जाने उन्होंने कौन से जोशांदे पिला रखे थे, जो किसी भी बहन भाई को घातक किस्म का इश्क ना हो पाया। यूं ही कभी जुकाम खांसी मामूली बदहजमी की तरह किसी को इश्क हो गया तो बुजुर्गों ने हंसकर टाल दिया। ना एकदम संबंध विच्छेद करने की धमकियां मिली, ना जहर खाने की नौबत आई। लोग कहते हैं जब किसी को इश्क का रोग लग जाता है तो खाना पीना और सोना हराम हो जाता है, पर हमारा खानदान तो अजीब था। उसमें जब कोई जरूरत से ज्यादा हंसता खेलता और मोटा होता पकड़ा जाता तो आमतौर पर वो इश्क का रोग ही निकलता। इसलिए जैसा वे कहती हैं, मुझे उनके दर्द का अंदाजा नहीं। उन्हें निहायत ही घातक किस्म का इश्क है और मैं हंस रही हूँ। मुझे याद है कि हम लोग एक बार पुरानी फिल्म ही रांझा देखने गए थे। जब रांझा साहब की मरम्मत हुई तो हम लोग बेतहासा हंसने लगे। हमारे गिर्द बैठी भीगी आंखों वाली पब्लिक ने हमारी कुरुचि पर घृणा प्रकट की। लेकिन मेरी दोस्त, मेरी सहेली अपने प्रेमी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। वो उन्हें जलाता है, कल्पाता है, अपमानित करता है। वे प्रेमी के द्वार पर शीश नवाने के लिए जाती हैं तो वो दरवाजा बंद कर लेता है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, वे 1000 बार उससे कहती हैं। और मैं तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकता, वो 1000 बार जवाब देता है। तब वे रोती हैं, जान देने की धमकियां देती हैं, पर वो कानों में तेल डाल लेता है। वो उसके सारे दोस्तों और जान पहचान के लोगों से प्रार्थना कर चुकी है। एक इंसान की हैसियत से उन्हें जिंदा रहने का अधिकार है। ये प्रगतिशील लोग एक भावुक लड़की की तमन्नाओं का खून होते कैसे देख सकते हैं? जी हाँ, दुर्भाग्य से मैं भी उन प्रगतिशील लोगों में गिन ली गई हूं, और मुझ पर भी ये इल्जाम है कि मैं हरगिज प्रगतिशील नहीं हूं,
क्योंकि मैं अपनी ही जैसी एक औरत का दिल टूटते देखती हूं और मेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। साहब, मैं अपने कान पर जूं छोड़ हाथी रेंगाने को तैयार हूं, मगर खुदा के लिए कोई बताए मैं उनके आशिक बल्कि माशूक को किस तरह उनके लिए फांस सकती हूं। काश वो एक मर्तबान होता या मिट्टी का प्याला, तब या तो मैं अपनी प्यारी दोस्त के लिए उसे खरीद लाती, अजायब घर में होता तो चुरा लाने की कोशिश करती, मगर वो तो निहायत ढिठाई से मोटर में दंदनाता फिरता है। अब हवा को कौन मुट्ठी में बांध सकता है? धूप को कैद करने का यंत्र अभी तक भारत में तो इजाद नहीं हुआ, ना ही इम्पोर्ट हुआ है। इस छलावा किस्म के आशिक को कौन घेर कर उनके दरबे में हाँक सकता है? कसूर उस छलावे का भी है। दिलफेक किस्म का आदमी है। एक बार इसने इनकी तरफ भी छक्का मार दिया था। मीठी मीठी बातें उनके कानों में उड़ेल दी थी। उन्हें लिए लिए भी घूमता था। उन्हें सर्दी लग रही थी तो स्वेटर खरीद के पहना दिया, पेड़े खिलाए, शायद और भी कुछ हुआ होगा। ये सब तो वो जिंदगी का फर्ज समझकर हर महीने एक ना एक नई लड़की के साथ किया करता है। अगर वो उन सब लड़कियों से किए गए वायदे पूरे करता तो अब तक तो पूरी हरम भर जाती। इतना तो एक मोटर और अच्छा आमदनी का मालिक राह चलते करता ही रहता है। अब हर राह चलता अगर अपने पीछे काजी और सेहरा लेकर दौड़ता फिरे तो बेचारा दम न तोड़ दे। वो सेहरा और काजी काफी न समझकर मुझे भी समधिन बनने पर मजबूर करना चाहती है। अब मुझे समधिन बनने से चिढ़ है। दूल्हा और दुल्हन तो एक दूसरे से मिल जाते हैं, समधिनों को सिर्फ गालियां मिलती है या फूलों की छड़ियां, जिनसे फूल कम और छड़ियां ज्यादा होती है। मेरी एक और सहेली को भी इश्क के रोग ने आ घेरा था। उनके आशिक ने आदत के मुताबिक उन्हें सब्ज बाग दिखाए, मगर शादी नहीं की। कुछ गड़बड़ हो जाती तो अस्पताल ले जाकर इलाज करवा देता। वो इलाज से ही संतुष्ट थी। इलाज के दौरान वो अपने आशिक की बीवी कहलाती थी। वैसे वो उसके बड़े लाड़ करता था, सारी तनख्वाह हाथ में थमा देता था। स्याह सफेद की वो मालिक थी, मगर पक्का कागज करने से दम चुराता था। मेरी बदकिस्मती कहिए या शामत, जब चौथी बार गड़बड़ हुई और अस्पताल जाने की नौबत आई और वे आदत के मुताबिक रोती पीटती मरहम पट्टी के लिए मेरे पास आई। मत जाओ अस्पताल, मैंने यूं ही बेसोचे समझे राय दे दी। हैं? वो चौंकी। मगर बच्चे कौन पालेगा? उसका बाप पालेगा, और कौन पालेगा? और बदनामी जो होगी? ओहो, मेरा जी जल गया था। यानी आप बड़ी नेक नाम है। आए दिन जूते मार मार कर सड़क पर ढकेल कर कुंडी लगा लेता है, दूसरी लड़कियों के खातिरें करता है। आप सड़क पर मंडराया करती हैं, सामने होटल में बैठे इंतजार करती हैं कि कब नई लड़कियां पिटकर बाहर निकले और वो हंस पड़े तो कतई बदनामी नहीं होती आपकी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैंने पूछा। यह भी कोई पूछने की बात है? उसके स्वर में तलखी थी। सचमुच पूछने की बात नहीं थी। वो उस मरखने बैल के लिए अपनी बच्ची और पति तक को छोड़ आई थी। जिसने हिलकर पानी नहीं पिया था वो उस जालिम के लिए चूल्हा झोंकती थी, उसके विशानदे कपड़े धोती थी, शराब पीकर इतना मारता कि उत्तू बना देता। यह सूजा हुआ मुंह लिए उसकी सेवा में लगी रहती, इसलिए कि अस्पताल में भर्ती कराते वक्त वो उन्हें अपनी मिसेज बताता था। तो फिर उसका बच्चा नहीं पाल सकोगी? वे सोच में पड़ गई और थोड़े दिनों बाद एकदम उनकी शादी हो गई। हम दौड़े दौड़े गए बधाई देने। मियाँ बीवी दोनों ने बड़ी ही उपेक्षा से हमारी तरफ देखा और फ्लैट में ताला डालकर सिनेमा चले गए। और हम भौचक्के रह गए। हमने तो तरकीब बताई, हम ही दूध की मक्खी बन गए। मालूम हुआ कि दूल्हा इसलिए खफा था कि हमने लड़की को बहकाकर उसे फंसा दिया, और दुल्हन इसलिए नाराज थी कि हमने उसकी बड़ी बड़ी दुर्गति देखी थी और अब वो निहायत ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना पसंद करती थी और हम उसके भयानक अतीत के यादगार थे। दूल्हा कुछ दिन बाद फिर मरखना बैल बन गया। उन्हें मारता है, नई लड़कियों से दोस्ती करता है। पहले शायद उसकी आत्मा धिक्कारती थी कि मजबूर औरत को रखेल की जिल्लत दे रखी है। अब उसका दिल साफ है और शरीफ आदमियों की तरह उसे ठोकता है और रुपया आयश में उड़ाता है। हालांकि यह नुस्खा एक बार उल्टा पड़ चुका था, पर अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने अपने आशिक के बिना जिंदा न रह सकने वाली अपनी दोस्त को यह थमा दिया। वो बहुत गुस्सा हो गई। क्या समझती हो उन्हें?
मैंने देखा ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेंगी, बस वहीं जमा दिए पर ताकि खुद जिम्मेदारी से अलग हो जाए। लोग कहेंगे मैं मासूम लड़कियों को कितनी गलत सलाह देती हूँ। मैं सचमुच बहुत लज्जित हूँ। दरअसल मैं इश्क के मामले में निहायत थर्ड क्लास सलाहकार हूँ। मैंने इश्क को हमेशा दिल और दिमाग को तरावट देने वाली चीज समझा है। मैं प्लेग और हैजे को की तेजी से रखने वाले इसके सिलसिले में जहरे कातिल हूं। मेरी मोहब्बत पाक और रूहानी है। उन्होंने अभिमान से गर्दन उठाई। मोहब्बत हमेशा पाक ही होती है। अच्छा, एक वेश्या की मोहब्बत ही? वो जल गई थी। वो तो सबसे ज्यादा पाक और पवित्र होती है। जिस्म बेचने को पाक पवित्र मानती हैं आप? मैंने व्यापार का जिक्र नहीं किया, मोहब्बत का जिक्र था। रहा रूहानी इश्क तो उससे क्या मतलब है? पूजा? हाँ, वो जोश से झूम उठी। तो कौन मना करता है? पूजा करो, डट कर करो। इसमें उन नक्चरे से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? वो कर भी क्या सकता है? और रूहानी मोहब्बत में निकाह की क्या जरूरत है? क्या ख्याल भी हरामी हलाली हुआ करता है? तुम शौक से उसे अपना रूहानी शौहर बना लो, वो तुम्हारे चंगुल से नहीं बच सकेगा। अरे आप कुछ नहीं समझती। उसने मुझे समझाने की कोशिश की। मैं खूब समझती हूं। मुझे खुद सहगल से इश्क था। उसकी आवाज सुनकर कलेजा निकल पड़ता था। मोतीलाल से इश्क था। अरे अशोक कुमार ने तो नींदें उचाट कर दी थी मेरी। और तो और किसी जमाने में गुरुदेव टैगोर से इश्क हो गया था। जी चाहता था जोगिन बनकर शांति निकेतन में जान दे दूं। शरद बाबू अगर मुझे हुक्म देते कि एक टांग पे खड़ी रहो तो मुझे ऐतराज ना होता। किसी से कहना नहीं, मुझे पॉल रॉबसन से तो ऐसा इश्क हुआ कि खुदा की पनाह। उसके रिकॉर्ड सुनकर घंटों सर धुना है। अब भी खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोगों से इश्क है कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर किसी को मेरे आशिक मिजाज दिल की दीदा दिलेरियों का पता चल जाए तो अंधेर हो जाए। लोग मेरे नाम से भागने लगे और लोगों को सबक देने के लिए मुझे बीच बाजार में दुर्रे लगाए जाए। मगर उनमें से किसी सूरमा से शादी का शौक नहीं मुझे। अगर उन लोगों की किसी भी हरकत से मुझे उनकी बदनीयती पर शक हो जाए तो मैं इज्जत का दावा कर दूं मेरी जान। शादी और इश्क को गड़बड़ ना करो। क्या तुम समझती हो शादी के बाद इश्क नहीं हुआ करता? मेरा तो ख्याल है इश्क सिर्फ मुर्दों को नहीं होता। मगर वो भी शायद मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकती क्योंकि मैं अभी मुर्दा नहीं हूं। आप मजाक कर रही हैं। रूहानी इश्क से मेरा मतलब ये नहीं कि टैगोर से इश्क कर लिया जाए। ये इश्क नहीं है। उसने फिर से अपनी बात रख दी। अरे तो साफ कहो ना, इश्क से तुम्हारा मतलब शादी है जिसमें महर और तलाक का हक भी रहे। तुम निरी बनिए की बेटी हो। सख्त व्यापारी जहनियत है। लैला होती इस वक्त तो इश्क की तौहीन करने के सिलसिले में तुम्हें अपनी ऊंट के नीचे कुचल देती। मेरी सलाह मानो तो किसी से शादी कर लो। बेटे का नाम अपने नामाकुल आशिक के नाम पर रखो और उसे वक्त बेवक्त पीट कर अपने दिल की भड़ास निकाल लिया करो। आशिक से शादी करना सख्त बदमजाकी का सबूत है। बदमजाक लोग लेमन ड्रॉप को चबा कर निकल जाते हैं। अरे लेमन ड्रॉप चूस कर खाने की चीज है। खुदा के लिए आशिक को गृहस्थी के जुए में ना जो। तो जरा सोचो, दिलीप कुमार जो हजारों दिलों की धड़कन बने हुए हैं, मुस्तकिल तौर पर घरवाले के रूप में आ डटे तो फिर दिल किसके लिए धड़के? यकीन मानो वो भी इंसान है। खाता है, पीता है, सोता है, लड़ता है, कुंजियां खो देता है, कागज बिखेरता है, वादा खिलाफियां करता है, सिनेमा के टिकट खरीद कर भूल जाता है। और यकीन मानो जैसे मधुबाला और वैजयंती माला के लिए खुदकुशी करता फिरता है, आहें भरता है, बीवी के लिए नहीं भरेगा। दिल टूट जाएगा। क्या समझती हो तुम? कृष्णचंद्र से शादी कर लो। वो कभी तुम्हारी साड़ी महालक्ष्मी के पुल पर नहीं टांगेगा, बल्कि निहायत भौंडेपन से अपनी कमीज टांगते वक्त तुम्हारी साड़ी कीचड़ में गिरा देगा और उल्टा तुम्हें फूहड़ कहेगा। साहिर हाथ आ जाए तो कभी तुम्हारे आंसू रेशमी आंचल से ना पोछेगा और ना ही तुम्हारे मरमरी बाहों का सहारा लेगा। और सरदार जाफरी से तो भूल कर शादी ना करना। तुम्हारे बालों तक में किताबें और कागज भर देगा
और वक्त बेवक्त इक्के वालों की तरह लड़ेगा। जरा सी अक्ल रखती हो तो खुदा के लिए इन आर्टिस्टों से शादी ना कर लेना, वरना सर पकड़कर अपनी हिमाकत पर रोओगी। ये सपने हैं, इन्हें सच बनाने की कोशिश ना करना। पति एक निहायत ठोस सच्चाई होती है। वो मेरी अक्लमंदी की बातों से रोब में आ गई। खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए। कौन कहता है मैं बेतुकी बात करती हूँ? एक इश्क की मारी लड़की को सच्चे रास्ते पर लगा दिया। अब ये धूमधाम से शादी करेगी, बच्चे जनेगी, दुनिया सजेगी। भाई मुझे तो कौम की लीडरी करनी चाहिए। मगर मेरी लीडरी के सपने गदगद करके नीचे आ पड़े जब मैंने सुना कि उसी शाम उसने बज्जात आशिक के मोर्चे पर हमला बोल दिया। उसकी बीमार तिनका सी अम्मा को जुजुत्सु के पहलवानी हाथ दिखाए। ये मेरा घर है, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी, उसने पक्की गृहस्थी की तरह ऐलान कर दिया। तुम उसकी मां नहीं, डायन हो, उसकी कमाई पर नागिन बनकर बैठी हो। अब ये हो सकने वाली बहू ने चीख चीख कर कहा और बड़ी मुश्किलों से धक्के देकर उन्हें घर से निकाला गया, तब निकली। अब मेरी कमबख्ती देखिए, जैसे ये सारे धक्के मेरी ही पीठ पर लगे। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं निहायत अहमक हूं। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। वो बड़े विश्वास से कहती हैं, तो मुझे क्यों आपत्ति है? मैं उनसे क्यों नहीं कह देती तो मर जाओ? खैर, आइंदा कह दूंगी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में इस्मत चुगताई की लिखी हुई रचना तो मर जाओ। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।